कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को हम ले रहे हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी के रूल्स को फॉलो करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लेकिन ये जो नॉमेनक्लेचर करना है, ये नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए करना है। तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए करना है, तो इसके लिए कुछ रूल्स काम में आएंगे। तो रूल्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या क्या रूल्स है और कैसे हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को करेंगे, उसके ऊपर हमको फोकस करना है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, आईयूपीएसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बता दूं, बोर्ड और कंपटीशन, बोर्ड और कंपटीशन दोनों ही एग्जाम के अंदर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। एक एक रूल को अच्छी तरह से देखते जाएंगे और फिर हम इसको करते जाएंगे। तो पहला रूल है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट रूल है द पॉजिटिव पार्ट। किसका पॉजिटिव पार्ट? कॉम्प्लेक्स का, ऑफ ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ऑलराइट, इज नेम्ड फर्स्ट। मतलब ये पहला रूल हो गया कि पॉजिटिव ऑलवेज फर्स्ट, फॉलोड बाय द नेम ऑफ नेगेटिव पार्ट। सो कीप इन माइंड, आपका जो भी कोई नाम स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव पार्ट से स्टार्ट होगा। कीप इन माइंड, वो जो आपका स्टार्ट होगा, नेम्स ऑलवेज स्टार्ट विथ पॉजिटिव पार्ट, क्लियर, फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। तो ये आपको पहला रूल अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। तो पहले रूल में आपको पहले, सपोज यू हैव प्रोवाइडेड दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपकी पहली ड्यूटी है कि आप पॉजिटिव पार्ट को सेलेक्ट करो। तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, जो मे बी कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और सिंपल भी। तो यहाँ आउटसाइड थे तो सिंपल, तो ये जो आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका नेगेटिव पार्ट हो गया। क्लियर। तो इसमें आपका जो पहला रूल का जो फर्स्ट पार्ट है, वो आपसे कहता है कि आप पॉजिटिव पार्ट को सेवन, आप पॉजिटिव को सेलेक्ट कर लोगे तो बचा हुआ पार्ट जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। सपोज ये है, तो इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है आपका। इट मीन्स अगर इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका पूरा, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है और ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका नेगेटिव पार्ट है। तो आपकी जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, आपको एक क्लियर करता है कि फर्स्ट यू राइट द पॉजिटिव पार्ट। आपको कुछ भी कर लो, आपको सबसे पहले आपको पॉजिटिव पार्ट को लिखना है। तो फर्स्ट आपको कौन सा पार्ट लिखना है? पॉजिटिव पार्ट लिखना है। और सेकंड जो पार्ट लिखना है वो कौन सा लिखना है आपको? नेगेटिव पार्ट। इसके अंदर पोटेशियम फर्स्ट था, तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट विद पोटेशियम एंड एंड्स विद दिस। लेकिन इसके अंदर अगर पहला पार्ट कोऑर्डिनेट वाला पॉजिटिव है तो एंड्स विद दिस। ये एक जनरल सा रूल है। तो आपने फर्स्ट से ये सीखा है कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, आप उसमें से पॉजिटिव पार्ट का सिलेक्शन करिए, सेलेक्ट द पॉजिटिव पार्ट, एंड देन अपने आप जो बचा हुआ पार्ट है, दैट इज द नेगेटिव पार्ट। क्लियर। और रिटर्न वर्क करते समय, नोमेनक्लेचर करते समय, फर्स्ट यू राइट द पॉजिटिव पार्ट, देन यू राइट द नेगेटिव पार्ट। क्लियर। दिस इज रूल नंबर 1। चलिए, नाउ अब हम रूल नंबर 2 पे फोकस करते हैं। और रूल नंबर 2 आपको कहता है द लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट। मतलब आपका नेगेटिव पार्ट हो या पॉजिटिव पार्ट हो, कोई वो तो हो गया। पर सपोज अगर आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट को लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा लिगेंड,
alphabetically and followed by central metal cation. फॉर एग्जाम्पल ये आपका नेगेटिव पार्ट है, डजंट मीन, क्योंकि ये तो आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया। तो इसका जब आप लिखेंगे तो वेरी फर्स्ट यू राइट लिगेंड एंड देन यू राइट सेंट्रल मेटल केटायन। ये चाहे नेगेटिव है और चाहे पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सपोज आपको दे दिया CO NH3 होल 6 N+3, तो आपका जो ये करेंगे तब भी आप फर्स्ट लिखेंगे लिगेंड को एंड देन यू राइट द सेंट्रल मेटल केटायन। क्लियर? दिस इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट तो आपको जो लिखना है वो आपको लिगेंड को ही लिखना है विथ नंबर, जो भी अभी रूल आएंगे आपके फर्स्ट पार्ट, और ये जो आपका सेंट्रल मेटल केटायन है ये आपका सेकंड पार्ट है। तो ये रूल यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहले और सेकंड रूल को फिर रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट अपना मालूम था, सेपरेट करिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड फर्स्ट आपको पॉजिटिव पार्ट को लिखना है, देन यू हैव टू राइट नेगेटिव पार्ट। सेकंड रूल भी क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स पार्ट को जब आप लिखेंगे व्हाइल राइटिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट, देन फॉरगेट एवरीथिंग, फर्स्ट यू राइट द लिगेंड, लिगेंड को पहले लिखिए और बाद में आपको जो लिखना है वो सेंट्रल मेटल केटायन को लिखना है। ठीक है, चलिए अब रूल देखते हैं। The prefix di, tri, tetra are used to indicate the number of each kind of ligand present. तो जो आपका ये डाई ट्राई, जैसे यहाँ पर 4 है तो टेट्रा, यहाँ पर 2 है तो डाई, फिर जो भी लिगेंड का नोमेनक्लेचर तो हम पहले कर चुके हैं, जैसे NH3 अमीन तो टेट्रा अमीन, ये है तो डाई एक्वा। क्लियर? तो लिगेंड को उसके नंबर के साथ आपको मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर? तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। सिंपल सा काम में आपको लेना है। ठीक है, चलिए अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, व्हेन लिगेंड इंक्लूड ए नंबर इन इट्स नेमिंग देन वी यूज बिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये पहला रूल आया है जिसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब ईएन आपको मालूम है, EN इज इथाइलिन डाइएमाइन। जो EN था आपका वो इथाइलिन डाइएमीन है। CS2 NH2 CS2 NH2, इसका शॉर्ट में आपने लिखा EN, लेकिन इसके नाम में देखो डाई आ गया, और इस कंपाउंड में मेरे को इसका नंबर बताना है 2, तो हम इसके लिए अगर नोमेनक्लेचर में डाई आया था इसलिए बिस, तो बिस इथाइलिन डाइएमाइन फिर आपके नाम आ जाएगा, क्योंकि आपको पहले लिगेंड को लिखना था। तो आज ये तय हो गई कि अगर मान लीजिए लिगेंड के अंदर डाई आ गया तो आप बिस लेंगे, अगर ट्राई आ गया तो आप ट्रिस लेंगे, अगर 4 आ गया तो आप टेट्रा किस लेंगे। यहां तक हम ले लेते हैं, मान लीजिए अगर वहां पर 4 लिगेंड है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं इस रूल को। मैं फिर बोलता हूं यहां से कि अगर मान लीजिए ये आपको दिया था इथाइलिन डाइएमाइन, तो आप क्या देख रहे हैं, इथाइलिन डाइएमीन के नेमिंग के अंदर आ गया डाइएमीन। क्लियर? अब नेमिंग में डाइएमीन आ गया, इथाइलिन डाइएमीन, तो इसका नंबर को बताने के लिए आप यूज करेंगे क्या, बिस, क्योंकि यहाँ कितना नंबर है 2। अगर किसी के नोमेनक्लेचर में 3 लिगेंड, अगर मान लीजिए किसी के लिगेंड में, वैसे तो लिगेंड में नाम आ गया है ट्राई, तो उसके नंबर को बताने के लिए आप काम में लेंगे ट्रिस। अगर कहीं पर नोमेनक्लेचर में आ गया टेट्रा, और मान लीजिए टेट्रा की जगह वहां पर तो आप टेट्रा आ गया है तो आप टेट्रा काम में नहीं लेंगे। आया समझ में? फिर उसको नंबर को बताने के लिए आप अगर 4 ही है तो टेट्रा काम में लेंगे। ठीक है, तो ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस रूल में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैंने फिर बता दिया कि अगर नोमेनक्लेचर के अंदर डाई आ गया तो डाई की जगह आप क्या लेंगे, बिस। नोमेनक्लेचर में अगर ट्राई आ गया तो ट्राई की जगह आप क्या लेंगे, ट्रिस। मतलब उसके नंबर को बताने के लिए दूसरी बार ट्राई काम में लेंगे, मतलब ट्राई 2 टाइम्स नहीं आएगा, डाई 2 टाइम्स नहीं आएगा, जो भी आएगा वो 1 टाइम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम यहाँ 3 कर देते तो इसको फिर ट्राई काम में नहीं लेते, हम लेते ट्रिस इथाइलिन डाइएमाइन।
अगर यहाँ पर मान लीजिए इसका नंबर 4 होता तो टेट्राकिस इथाइलिन डाइएमाइन। क्लियर। तो जब ये डाई ट्राई अगर नॉमेनक्लेचर में बीच में आ जाते हैं, बीच में नंबर ऑफ इट्स नेमिंग, देन वी यूज बिस ट्रिस टू रिप्रेजेंट देयर नंबर। तो ये रूल थोड़ा सा कंफ्यूज करता, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नंबर को बता, नहीं, अगर नॉमेनक्लेचर में उसमें अगर कोई नंबर आ जाए, जैसे मैं कोई नेम बोल रहा हूँ इथाइलिन डाई, तो डाई आ गया, तो फिर उस लिगेंड के नंबर को बताने के लिए मुझे बाई दू के लिए ये लेना है। नाउ अब नेक्स्ट है इन केस ऑफ चिलेक्टिंग लिगेंड। आप जानते हैं जहां कहीं भी आपके बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, मैं साइड में लिखता हूं, आपके इस तरह का बाइडेंटेड means one ligand form two coordinate bond, और tridentate means one ligand form three coordinate bond. So these or maybe these ligands are called chelating ligands क्योंकि ये रिंग बनाते हैं। तो in case of chelating ligands or ligands, all right, having di, tri, tetra in their name, the prefixes bis, tris, tetrakis are used before ligand placed is parenthesis। मीन्स वही ऊपर वाला रूल है, सेकंड थर्ड रूल का ही एक्सपांसन है। नाम लिख के आपको बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड जो भी चिलेटिंग लिगेंड है, तो जैसे ये है, तो इसमें इथाइलिन 2 है तो बिस इथाइलिन डाइएमाइन, यहां पर डाई आ गया था पर 3 है तो ट्रिस, देखिए ट्रिस इथाइलिन इस डाइएमीन, इसके नेम को हम देख सकते हैं, तो बिस इथाइलिन डाइएमीन। फिर कोबाल्ट थर्ड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर ये आपका, खैर ऐसे नॉमेनक्लेचर बाद में आएंगे, पर ये आपका ब्रिज है, ब्रिज के लिए काम में लेते हैं म्यू, तो म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर ये बिस, ये 2 नंबर होना चाहिए था तो बिस होता, अगर ये 3 है तो यहाँ पर ट्रिस लेते। ठीक है, अभी दिख रहा था तो यहाँ पर हम ट्रिस लेते हैं, इथाइलिन डाइएमीन, देन कोबाल्ट थर्ड, एंड बाहर क्या है, सल्फेट। ये नोमेनक्लेचर अभी नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि कंपाउंड के अंदर लिगेंड में अगर डाई ट्राई आ रहा है तो उसके नंबर को बताने के लिए, अगर 2 है तो उसके नंबर को बताने के लिए बाई, अगर 3 है तो उसके नंबर को बताने के लिए ट्रिस, अगर यहाँ पर 4 होता तो उसके नंबर को बताने के लिए टेट्रा केस हम काम में लेते। तो आई थिंक ये रूल भी आपका क्लियर हो गया होगा। नोमेनक्लेचर अभी नहीं देख रहे, नोमेनक्लेचर आगे चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द कंप्लीट आयन हैज 2 मेटल एटम, इट इज टर्म एज पॉलीन्यूक्लियर। अब आपका जो ये कॉम्प्लेक्स या का कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, और उस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के अंदर अगर मोर देन 1 सेंट्रल मेटल केटायन है या 2 मेटल, तो उसको पॉलीन्यूक्लियर, तो ऊपर वाला कंपाउंड कौन सा होगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जो लिगेंड विच कनेक्ट द 2 मेटल आयन इज कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड। तो इसमें जो ये था ये ब्रिजिंग लिगेंड हो गया, क्योंकि ये दोनों सेंट्रल मेटल केटायन से एसोसिएट था। ओके, तो म्यू इज रिपीटेड बिफोर द नेम ऑफ इज ब्रिजिंग लिगेंड, तो इसको अमीनो बोलते हैं, अमीडो, इसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं, लेकिन इनके नाम के आगे हमने क्या लगाया, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो। क्लियर। तो ये पूरे रूल को अगर हम एक साथ देख लें तो आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर अस, हम बेटर वे में इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। अगेन देखिए, मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्लेक्स आयन हैज 2 मेटल एटम, दिख रहा है यहां पर 2 मेटल एटम, 1 कोबाल्ट एंड अनदर कोबाल्ट, तो इसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर। मतलब ये जो कंपाउंड आपका हो गया, ये कंपाउंड था पॉलीन्यूक्लियर, तो मैंने यहां पर लिख दिया है पॉलीन्यूक्लियर। अब जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट था, इसमें जो लिगेंड विच इज ए कनेक्टेड द 2 मेटल आयन, ऐसा लिगेंड जो 2 मेटल आयन से कनेक्टेड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे एक देखिए ये कनेक्टेड है और ये 2 मेटल से कनेक्टेड है, तो इनको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। तो ये जो हमारा हो गया ये वाला, वो ब्रिजिंग लिगेंड हो गया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने BL। क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं कि उनके नॉमेनक्लेचर के पहले म्यू लगाना, तो म्यू देखिए आप, अमीडो,
म्यू डेज हाइड्रोक्सो, ठीक, बिस इथाइलिन डाइएमीन, ये यहां पर एक्चुअली 3 है, 3 है तो यहां पर मैं ट्रिस लिखूंगा। ऑलराइट, तो बिस की जगह मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर क्या, ट्रिस, और फिर आ जाएगा इथाइलिन डाइमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। क्लियर। और म्यू को लिखने के बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ रिंग बन गया, इसलिए चिलेट्स भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि रिंग जहां पर बनेगा उसको चिलेट बोलेंगे। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल्स। आगे और रूल्स देखते हैं। नेमिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल आपको पहले ही बता चुके हैं, लिगेंड्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल। क्लियर। तो लिगेंड्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल। क्लियर, ये सब आप देख चुके हैं। अगर Cl माइनस है, दिस इज नेगेटिव। ऑलराइट, NH2 प्लस, दिस इज पॉजिटिव। कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया और वाटर, दे आर न्यूट्रल। तो लिगेंड्स में भी नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल। क्लियर। ओके, नाउ when more than one type of ligand is present in the complex, then the ligands are named in the alphabetical order. You know, in common IUPAC nomenclature में भी जब हमको जमाना पड़ता था कंपाउंड्स को, तो हम क्या करते थे उसके अंदर अल्फाबेटिकली। अब यहाँ पर एक्वा भी है और यहाँ पर क्लोरो भी है, तो आप पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकली, टेट्रा एक्वा, फिर क्या है बोलिए, डाई क्लोरो, लिगेंड्स फर्स्ट, देन क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, दिस थर्ड इज व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। तो अभी रूल इतना सा कह रहा है कि अरेंज द लिगेंड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। क्लियर। चलो, नाउ आफ्टर नेमिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स का नेमिंग कर दिया, the central metal ion is named followed by its oxidation state is remain numbers in bracket, in Roman letters in brackets. तो keep in mind, आफ्टर नेमिंग ऑफ, ये लिख दिया था आपने टेट्रा एक्वा, फिर आपने लिख दिया था डाई क्लोरो, फिर सेंट्रल मेटल आयन को लिखिए, क्रोमियम है तो क्रोमियम को लिखिए आप, ठीक है, क्रोमियम है तो आप क्रोमियम को लिखिए, फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन लेटर में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर थर्ड था तो क्रोमियम थर्ड लिख दीजिए, ठीक है, बराबर। चलिए, इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और केटाइनिक, न्यूट्रल है देखिए, जिसके न लेफ्ट में, न राइट में, न टॉप पे, न बॉटम में कोई भी सिंपल आयन ही है, देन द सेंट्रल मेटल एनायन इज, अगर केटायन है तो सेंट्रल मेटल आयन इज टू बी नेम्ड एज इट इज, मींस एक्वा है तो एक्वा, कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल, नो चेंज, हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट थर्ड और सिंपल आयन क्लोराइड, फिर एक टेट्रा, कार्बोनाइल, निकल, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ये तो न्यूट्रल है इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है। तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कोई भी होगा उसमें लिगेंड्स जो नाम है वो लिख दीजिए। बट अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो कीप इन माइंड सेंट्रल मेटल केटायन एंड्स विथ 8, सेंट्रल मेटल केटायन एंड्स विथ 8। अब ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पोटेशियम पे +4 है तो इसको काउंटर करने के लिए इस पूरे पे -4 है। बट फर्स्ट आपको किसको लिखना है, सेंट्रल में पॉजिटिव पार्ट को, और अगर वो सिंपल आयन है तो उसके नंबर को नहीं बता रहा है, तो पोटेशियम, नॉट लाइक टेट्रा पोटेशियम, सिंपल आयन का कभी नंबर नहीं बताएंगे, पोटेशियम। देन कॉम्प्लेक्स पार्ट को लिखना हेक्सा साइनो, ठीक है। देन ये फेरस था तो नहीं, फेरेट, बिकॉज आपने कहा एंड्स विथ 8, फेरेट, और फिर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आपने लिख दिया, ठीक है, क्लियर। तो जब भी कभी आपको एनायनिक कोऑर्डिनेट पार्ट होगा तो सेंट्रल, या एनायनिक पार्ट होगा तो सेंट्रल मेटल केटायन एंड्स विथ 8। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ आफ्टर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल केटायन एनायन, ओके, जो भी कुछ है which is in the outer sphere is to be named after the naming of central metal cation, anion which is in the outer, anion मतलब सिंपल आयन, उसको लिख दीजिए विदाउट मेंशनिंग द नंबर, ओके। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देन बोथ स्फीयर शुड हैव अपोजिट चार्जेस। अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये दूसरा कोऑर्डिनेशन, दोनों एक साथ दे दिए, तो कीप इन माइंड इसमें भी वापस वही, फर्स्ट वाला पार्ट आपका पॉजिटिव है और नेक्स्ट वाला पार्ट आपका नेगेटिव है, अगर दो एक साथ आपको दे दिए गए हैं, 2 स्फीयर दे दिए गए हैं, ठीक है।
अगर आपको दो स्फीयर दिए हैं तब नेमिंग ऑफ केटाइनिक पार्ट फर्स्ट फॉलो बाय द नेमिंग ऑफ एनाइन। ये तो हमने पहले ही कर दिया कि केटाइनिक फर्स्ट आएगा और एनाइनिक सेकंड आएगा। चलो करके देखते हैं। तो दो स्फीयर दिए, देयर आर टू कोऑर्डिनेट पार्ट। इफ देयर आर टू कोऑर्डिनेट पार्ट देन दिस पार्ट इज पॉजिटिव व्हिच इज नोन एज केटाइनिक, दिस पार्ट इज नेगेटिव व्हिच इज नोन एज एनाइनिक। क्लियर? ये आपके दो पार्ट हो गए। दिस पार्ट इज केटाइनिक पार्ट एंड दिस पार्ट इज एनाइनिक पार्ट। क्लियर? तो इसको आप केटाइन की तरह ट्रीट करिए। केटाइन की तरह ट्रीट करोगे तो हेक्सा अमीन आयरन सेकंड। इसको आप नेगेटिव की तरह करिए, मतलब एनाइन की तरह, तो हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो सेंट्रल मेटल केटाइन इट्स एंड्स विद ए थर्ड। और ये कितना अच्छा आ जाता है थर्ड, या तो आप निकालिए, या तो आप निकालिए, और या फिर आपको मालूम है कि अगर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब इसमें चार्ज कितना है, +3 है, और नहीं तो निकाल के आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर? ये आपको भूलना नहीं है। राइट? कीप इन माइंड, ये बहुत जरूरी है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ एनी लेटिस कंपोनेंट सच एज वाटर और अदर सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइन आर प्रेजेंट, मतलब यू नो ये पूरा कॉम्प्लेक्स लिखने के बाद .H2O लिखा है, मतलब दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, ऐसे होता है CuSO4.5H2O, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाद में कोई वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, क्लियर, अगर कोई वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ तो दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? और अदर सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। दीज फॉलो द नेम एंड द प्रोसीड बाय द नंबर ऑफ दिस ग्रुप्स। जैसे देखते हैं करके, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, सो टेट्रा एक्वा अब पॉजिटिव पार्ट है, तो कॉपर को कॉपर ही लिख रहा है, कॉपर सेकंड इज ऑक्सीडेशन नंबर, आप निकाल लेंगे। फिर अगर वाटर है जो आउटसाइड में है तो उसको 1 वाटर, क्योंकि 1 वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर ये 2 होता तो लास्ट में लगा देते आप 2 वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट, अब कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल को करके देखते हैं। द नेम ऑफ द कंप्लीट कंपाउंड शुड नॉट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। जब भी कभी आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम टेट्रा अमीन, तो नॉट लाइक दिस कि स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, रो में लिखते जाइए, विदाउट एनी गैप कंपाउंड को लिख सकते हैं। क्लियर? ये करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया कैपिटल से। The full name of the complex ion should be written as one without any gap. Diamine, silver, second chloride, ये फर्स्ट है। डाइएमीन, सिल्वर, फर्स्ट क्लोराइड। क्लियर? तो आप ध्यान रखिए फर्स्ट क्लोराइड, क्यों? क्योंकि आपको कोई गैप नहीं करना है, कोई कोमा की जरूरत नहीं है। ठीक है? There should be a gap between the cation and anion in case of ionic complex. Yes, there should be a gap between cation and anion in the case of ionic complex. देखो सोडियम नंबर बताना नहीं है, जो सिंपल आयन है उसका गैप किया मैंने, देन टेट्रा क्लोरोनिक्लेट सेकंड। क्लियर? क्योंकि निकल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकंड है। If complex is given, naming ends with ion. If complex ion is given, the naming ends with ion. अब ये आयन दिया है, जब ये आयन दिया है तो कीप इन माइंड इसका नाम भी आयन पे ही होगा, तो टेट्रा क्लोरो निक्लेट सेकंड। यहां आयन नहीं था तो हमने सोडियम टेट्रा क्लोरो निक्लेट सेकंड ही लिखा, लेकिन ये आयन है तो लास्ट में आपको आयन लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, आपको आयन लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारे एक बेसिक रूल्स हुए IUPAC नोमेनक्लेचर के। इन रूल्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो रूल्स को पहले एक बार इस शीट के अंदर अब रूल्स को करते हैं। रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएंगे, और एक दो प्रैक्टिस करते हैं। सपोज आपको दिया है K4 Fe CN6, तो कीप इन माइंड वेरी फर्स्ट आउटसाइड में क्या है, पॉजिटिव पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, दिस इज पॉजिटिव पार्ट। And this total part is negative part.
नाउ अब आपको जो पोटेशियम है उसको पोटेशियम लिखिए विदाउट नंबर, कोई नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब इस पार्ट में लिगेंड को लिखना है तो आप लिखिए हेक्सा साइनो, एंड कीप इन माइंड ये जो है वो आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले के लिए आपको हमने बताया था फेरेट 8 लग जाता है, और इसका जो नंबर है आपका वो सेकंड है, तो आप इसको कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड, क्योंकि पोटेशियम इज +4, आयरन इज X -6 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2। तो फेरस था उसको फेरेट कर दिया, और ये आयन नहीं है तो आपने आयन नहीं लगाया। ठीक है, अगर मान लो ये होता Fe CN6 -4, तो आपका जवाब होता हेक्सा साइनो फेरेट, लेकिन इस बार जो होता वो फेरेट सेकंड आयन होता, क्योंकि इस पे चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना चाहिए X -6 इज इक्वल टू -4, X इज इक्वल टू -4 + 6, तो X इज इक्वल टू +2। क्लियर? ये तो आयन आपको लिखना है, नंबर मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, ये सारे बेसिक रूल्स थे। क्लियर? एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम करके देख सकते हैं, ये सारे बेसिक रूल्स थे। एक एग्जांपल यहीं पर हम करके देखते हैं। सपोज यू हैव प्रोवाइडेड, सपोज आपको दिया हुआ है यहां पर CO NH3 6 Cl3। अब आपको रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट, सो दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज योर नेगेटिव पार्ट। नाउ रूल्स के अकॉर्डिंग करो, पॉजिटिव पार्ट एंड दिस वन इज नेगेटिव पार्ट, बाद वाला नेगेटिव। नाउ फर्स्ट आपको पॉजिटिव पार्ट को लिखना, लेकिन लिगेंड फर्स्ट, हेक्सा कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना है, हेक्सा। अमोनिया को एमीन बोलते हैं, हेक्सा अमीन पूरी लिस्ट है आपके पास में। देन डायरेक्ट केटाइनिक है, इसलिए कोई चेंज नहीं, कोबाल्ट। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? दिस इज X, अमोनिया इज 0, Cl -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट थर्ड, आउटसाइड क्लोराइड है, विदाउट नंबर आउटसाइड को लिखते हैं क्लोराइड। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं, Na2 PT Cl6 देखते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, टोटल दिस पार्ट इज नेगेटिव। पॉजिटिव पहले, सोडियम आउटसाइड है, कैपिटल लेटर नहीं लेना है, तो आपको कोई नंबर नहीं बताना है सोडियम पर। अब जब कोऑर्डिनेट को करेंगे तो आपका हेक्सा क्लोरो, लेकिन ये नेगेटिव पार्ट है क्योंकि +2 है तो इसके ऊपर -2 है, तो प्लेटिनेट। क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4th है, आप रोमन लेटर में कर दीजिए। पर दिस इज नॉट आयन, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आयन है तो ये आयन नहीं है। आई थिंक आप अच्छी तरह से कर सकेंगे, लेकिन हम इसके बाद प्रैक्टिस IUPAC की हम नेक्स्ट शीट में पूरा प्रैक्टिस शीट करेंगे। तो मैं IUPAC के चैप्टर को कंक्लूड करता हूं। IUPAC में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो रूल्स है, आपको रूल्स पे फोकस करना है। तो मैंने आपको एट ए ग्लांस सारे रूल्स बताए हैं, तो एक बार जब भी IUPAC की नेक्स्ट शीट करेंगे आपको प्रॉब्लम तो बिल्कुल अच्छी तरह से करनी ही पड़ेगी। विदाउट प्रॉब्लम आप को IUPAC में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन IUPAC की प्रॉब्लम करने से पहले आपको रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो पूरा अपना जो वीडियो था, इसमें मैंने आपको सारे रूल्स के बारे में बताया। एक बार आप रूल्स को पढ़ लीजिए। हम रूल्स के बारे में एक वीडियो और हम शेयर करेंगे, इन्हीं रूल्स को थोड़ा सा नए तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप रूल्स पे फोकस करिए, और रूल्स जब एक बार आपको आ जाएंगे तो फिर हम IUPAC नाम पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।